बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज हमारे पास 14.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहले कुछ थ्योरी है कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन गेस्ट पेपर पेयरिंग स्कीम जो कि मिल सके। चलिए बच्चों यहाँ पे फिजिक्स के अंदर भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स की आप यहाँ से कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट्स देखें हमारे पास यहाँ लिखा है कि लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं u एंड v। हमने दो वेक्टर्स लेने u एंड v इन द प्लेन और इन स्पेस, यानी प्लेन के अंदर भी हो सकते हैं स्पेस के अंदर भी हो सकते हैं, हैव सम इनिशियल पॉइंट और जिनके कुछ ना कुछ इनिशियल पॉइंट भी मौजूद होंगे। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज रिटन एज u डॉट v वेक्टर्स। ये u वेक्टर्स और v वेक्टर लिखा हुआ है। इसको बच्चे यूं लिखेंगे कि u वेक्टर u डॉट v वेक्टर्स इक्वल होता है u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। ये चीज माइंड में रखें, डेफिनेशन अगर पेपर में आती है तो आप इसको भी रीड डाउन करें। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन कुछ यूं यहाँ पे दी हुई है कि डेफिनेशन नंबर 2 अगर u और v इस फॉर्म में है और टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं इन प्लेन के अंदर तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह भी बनाया जा सकता है कि u इन दोनों वेक्टर को हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, u डॉट v के हिसाब से लिखा। उसके बाद ये हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं कि हमने a1 a2 से मल्टीप्लाई कर दिया और b1 b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मल्टीप्लीकेशन का तरीका है कि i को i के साथ और j को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन i और j को यहाँ पे नहीं रखना। ठीक है जी, यानी क्यों, क्योंकि i डॉट i इसमें क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब जब a1 a2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये a1 a2 बन जाएगा, लेकिन बच्चों i से जब मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह j डॉट j भी 1 होगा और k डॉट k भी 1 होगा। ओके जी, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब नोट डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर एज अ स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन, इसके हमने क्वेश्चंस करने हैं। लॉ ऑफ कोसाइन, आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखें कि लॉ ऑफ कोसाइन ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा। देखिएगा अब गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे अल्फा होगा, और अगर बी है और सी यहाँ पे मौजूद है तो बी सी यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एक और फार्मूला मेंशन करता हूँ कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर तो इधर क्या बनेगा ए स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा सी स्क्वायर बनेगा, और उसके बाद हमारे पास माइनस, अब देखें बी स्क्वायर तो हो गया। अब जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये दोनों ए सी यहाँ पे मौजूद है 2ac, और cos किसके साथ लिखेंगे, इस b के साथ, cos b का क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यानी इसके 3 फार्मूले बनेंगे, अगर ए स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर आता है तो फिर cos गेमा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी, आई डॉट आई 1 होता है cos 0 पे, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। ठीक है, तो इसी तरह हम इसकी वैल्यूज 1 रखेंगे, और आई जे डॉट जे ये 1 होंगे, के डॉट के 1 होंगे, लेकिन आई डॉट जो जे होंगे बच्चों, आई डॉट जे ये cos 90, देखें ये आई और जे आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, लेकिन आई डॉट आई यानी 0 का एंगल बना रहे हैं, इसी वजह से आई डॉट आई 0 था, cos 0 हमने क्या किया जी 1। लेकिन आई डॉट जे 90 है, जे डॉट के 90 है, के डॉट आई 90 है, इस वजह से ये सारे जीरो होंगे। याद रख लें, जब सेम सेम होंगे 1 होंगे, जब डिफरेंट होंगे तो वो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे जब हम ये डेफिनेशन ही है, इस डेफिनेशन को इसने एक और फार्मूले की शक्ल में इसको लिखा हुआ है। जब हम यानी एंगल मालूम करेंगे जिस तरह cos थीटा है तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे। तो अगर बच्चों यहाँ प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रोजेक्शन वाले फार्मूले भी आपने याद रखने हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्शन अगर v अलोंग u हो, प्रोजेक्शन क्या हो जी v अलोंग u हो, तो ये v अलोंग u, तो ये फार्मूला याद रखें कि v अलोंग u यानी ये u है और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन v अलोंग, इसका ना एक फार्मूला यानी इस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं बच्चों, अगर प्रोजेक्शन हो v अलोंग u, इसका मतलब यही है कि अगर ये v वेक्टर है और ये u वेक्टर है तो यहाँ पे हम बना सकते हैं v cos ऑफ थीटा, v cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे डायग्राम में भी थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। तो बच्चों ये u वेक्टर्स है और ये क्या है v वेक्टर्स है।
अब जाहिर बात है v के सामने क्या है u, तो v के सामने जो होगा वो v cos थीटा बनेगा। और जब हम इसके u के सामने v की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा u cos ऑफ थीटा बनेगा। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्शन। यानी v के सामने u cos थीटा, ये v along u हो जाएगा, और इसी तरह u के सामने v cos ऑफ थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन v along u, तो ये आप जहन में रख सकते हैं। v along u तो इसका मतलब ये फार्मूला है, और u along v तो हम ये फार्मूला है। यानी जो लास्ट पे होगा उसको आपने यहाँ पे बटे में उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। बेसिकली मैं फिर ये जहन में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अगर u डॉट एक v का फार्मूला है, ये क्या होता है u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा होता है, यही होता है। जब बच्चों आपने यहाँ पे v cos थीटा निकालना है, यानी v along u निकालना है, तो ये u इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, u का मैग्नीट्यूड इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। यानी v along u का मतलब है v cos ऑफ थीटा। और जब क्वेश्चन करवाएंगे वहां भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल जो है बच्चों, ये लाजमी क्या करें। अभी एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो साइन ला है, प्रोजेक्शन ला है, ये आपने लाजमी करनी है। तो इन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे इंशाल्लाह, मैं वहां आपको इनको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, तो ये भी आपने करनी है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बच्चों ये आप अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर ये मौजूद हैं, क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऑपोजिट हैं। अब ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। टू नॉन जीरो वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल, यानी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, अगर u डॉट v क्या हो जी जीरो हो। ठीक है, यानी जब दो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल टू जीरो होगा, तो हम कहते हैं ये आपस में क्या है ऑर्थोगोनल है, या आपस में क्या है ये परपेंडिकुलर है। ये चीज ध्यान में रखनी, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पूरे चैप्टर से यानी कह लो कि कोई डेफिनेशन एक आ सकती है, और पूरी बुक से जो डेफिनेशन हैं वो 2 से 4 डेफिनेशन आती हैं, इससे ज्यादा नहीं आती है। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये वही है। अब यहाँ पे चलते हैं, एग्जाम्पल चल रही है, एग्जाम्पल लाजमी करें। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन का फार्मूला लाजमी याद रखें, या फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ वर्क डन एफ डॉट डी होता है। और यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये जो थ्योरम्स थे जो हमने अभी अभी ऊपर देखे, यहाँ इंशाल्लाह आपको समझाते हैं, वहां भी आपको समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से ये पेपर में आते रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये दे दिए जाते हैं, विद डायग्राम हमने इनको बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v, यानी u एंड v के बिटवीन हमारे पास एंगल ऑफ कोसाइन हमने फाइंड आउट करना है। जबकि आपके पास ये दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि u अगर इक्वल हो 2i प्लस 3j प्लस के, और इसी तरह v की वैल्यूज दी हुई है। तो बच्चे याद रखना है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा जब हम फाइंड करेंगे तो फार्मूला एक याद रखना है कि cos थीटा u डॉट v का वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। लेकिन इससे पहले ये फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कि u डॉट वी इक्वल होता है u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। यहां से हम कोस थीटा अगर निकालते हैं तो u डॉट v और ये मैग्नीट्यूड जो है ये दोनों यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। ओके जी, तो कोस थीटा हमारे पास ये आ गया। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले के तहत ही जब भी पेपर में पूछा जाए फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v या बिटवीन a एंड b, तो समथिंग, अब यहाँ पे u एंड v है तो हम u और v की वैल्यूज यहाँ से पिक करेंगे। तो इसके लिए देखें u और v का वेक्टर्स हम निकाल लेंगे, लेकिन u और v का मैग्नीट्यूड भी। अब u डॉट v, तो u डॉट v आप वेक्टर चाहे ऊपर ऐसे निशान लगाएं चाहे आप नीचे लाइन लगाएं, ये वेक्टर को ही शो करता है। u एंड v की हम वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे 2 को 1 के साथ करेंगे, क्योंकि i के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो i डॉट i इक्वल टू होता है 1 के। इसी तरह बच्चों j डॉट j इक्वल टू होता है 1। इसी तरह k डॉट k जो इक्वल किसके होता है 1 के। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो 2 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ से -1 लिखता हूँ, और i आप समझ लें क्या हो गया 1 हो जाता है।
इसके बाद बच्चों जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, के डॉट के और जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 -1 -2 3 2 6 2 1 2 6 आ गया। तो हमने u डॉट वी जो वेक्टर्स हैं उनका हमने डॉट प्रोडक्ट दिया तो 6 आंसर आया। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि u डॉट वी वेक्टर्स इक्वल टू 6। अब हमें u का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें v का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने क्या करना है बच्चों, u का मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ से, ठीक है। u क्या है हमारे पास, ये u की वैल्यू है, ठीक है। अब 2 3 और 1, 2 3 और 1 का हमने स्केयर लेना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 स्केयर रूट्स। इसी तरह v हमारे पास बच्चों वैल्यू है -1 2 और 2, -1 2 और 2 का हो जाएगा स्केयर और ये हमारे पास आ जाएगा 9 स्केयर रूट्स इक्वल टू 3। अब cos थीटा यानी इस फार्मूले हमने u डॉट वी की वैल्यू जो 6 है उसको यहाँ पे पुट किया 6 और उसके बाद यानी इन दोनों की वैल्यूज को हमने पुट किया यानी 14 और 3। तो 14 स्क्वायर रूट से और 3 है तो इसका मतलब 3 2 6 2 ओवर 14 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। बस इस फार्मूले में आपने पुटिंग करनी है, u डॉट वी जो वेक्टर्स हैं उनको डॉट प्रोडक्ट लेना है वो 6 आ जाएगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप लेंगे उनको नीचे आपने पुटिंग करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका बच्चों पार्ट्स हमारे पास सेकंड पार्ट्स है, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। इसमें भी यही है कि u और v, आप देखिएगा अब ये ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ है कि -3 2 और 5, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि u जो वेक्टर्स है -3i + 2j और +5k। अब ये वेक्टर्स हैं हमारे पास, u वेक्टर्स हैं और ये हैट है, i हैट, j हैट, k हैट, ठीक है बच्चों। इस तरह हम v को भी लिख सकते हैं i j की फॉर्म में, आप लिखना आपको आना चाहिए i j की फॉर्म में, यानी ये 1 हमारे पास i है और 6j है और -2k है। अब इसको u डॉट वी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसको डायरेक्ट यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि u डॉट वी, हमने u की वैल्यूज और v की वैल्यूज को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो -3 को 1 से करेंगे तो बच्चों -3 आ रहा है। इसी तरह 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और j डॉट j क्या हो जाएगा 1। 5 को -2 से करेंगे तो -10। अब -10 -3 -13 -13 + 12 -1 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें ये दो चीजें चाहिए, u का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये u की वैल्यू -3 2 और 5, -3 2 एंड 5 का स्केयर है, ठीक है जी। 9 + 4 + 25 ये इक्वल टू आ जाएगा 38। इसी तरह बच्चों v जो हमारे पास वेक्टर्स है इसका भी मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो वो हमारे पास 41 आ जाएगा। तो बस ये हमारे पास फार्मूला है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड करने का। तो u डॉट v वेक्टर्स ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, आप इसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास -1 है तो -1 ऊपर पुट करें और u डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 38 के रूट्स के अंदर है तो 38 के रूट्स है और इसी तरह 41 जो है ये भी इसके रूट्स है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1558 जो है वो इसके रूट्स के अंदर आंसर आ जाएगा। तो यही बच्चों हमारे पास cos ऑफ थीटा जो है -1 ओवर समथिंग है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है हमारे पास, इफ a + b + c = 0 एंड a मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 है, b मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 है, c मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7 है। अब देखें कहता है अगर ये हमारे पास है तो आपके पास ये भी मौजूद है, तो फिर आप बाय लॉ ऑफ साइन के हिसाब से आपने क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, यानी आपने थीटा मालूम करना है, ठीक है जी। तो हम वो थीटा किस तरह मालूम करेंगे ये आप ध्यान में रखिएगा कि बाय द लॉ ऑफ कोसाइन, बाय द लॉ ऑफ कोसाइन हम फाइंड आउट करेंगे और ये फार्मूला होता है c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2bc cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा अगर यहाँ पे बच्चों हमारे पास a है तो उसके सामने वाला स्मॉल a होगा, अगर यहाँ पे b है उसके सामने स्मॉल b होगा, अगर यहाँ पे c है तो इसके सामने स्मॉल c होगा। अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास a मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके है 3 के है और b मैग्नीट्यूड 5 के है, c मैग्नीट्यूड 7 के है। अगर बाय लॉ ऑफ साइन हम यूज करें क्योंकि हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं तो बच्चे लॉ ऑफ साइन के लिए हमें कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे बच्चों हमारे पास c स्क्वायर है, ये वाला क्या है c स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंगल इफ, अगर a + b + c = 0 है तो हमारे पास a का मैग्नीट्यूड 3 है और b का मैग्नीट्यूड 5 है, c मैग्नीट्यूड 7 है। तो देखें अब किस तरह हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हमारे पास ये मैग्नीट्यूड दे दिए जाएं तो बच्चे बाय लॉ ऑफ कोसाइन को अगर हम यूज करते हैं तो c स्क्वायर वाला अगर हम यूज करते हैं तो वो यहाँ a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस और 2ab होना चाहिए लेकिन यहाँ bc लिखा मिस्टेक है तो यहाँ क्या ना है ab 2ab, यानी जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होता है 2ab cos ऑफ थीटा के हिसाब से। जिस तरह अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो ए बी सी है,
ए के सामने साइड ए होती है, बी के सामने साइड बी है और सी के सामने साइड क्या है, सी है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। यानी मैं सी पे एंगल क्या बना रहा हूँ, थीटा। ये गौर से देखिएगा, सी पर क्या बना रहा हूँ, एंगल थीटा। तो इसी वजह से हमने सी का फार्मूला यूज करना है। अगर मैं एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे बी पर, तो मैं फिर यहाँ पे बी यूज करूंगा। ओके जी। तो आप किसी पर भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे बी भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे सी भी कर सकते हैं। हर तरह से क्वेश्चन ठीक होगा। अगर यहाँ पे बच्चों मैग्नीट्यूड आपको दिए हुए हैं तो आप इसको मैग्नीट्यूड का नाम दे सकते हैं, यानी आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यानी ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी आप इसको ऐसे यानी इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे बन जाएगा। अब देखें यहाँ इसकी वैल्यूज हमने पुटिंग की है और ये हमारे पास 49 और 9 प्लस 25 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करें 34, इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस 30 कॉज ऑफ थीटा। और बच्चों हमारे पास यहाँ पे 15 आएगा और इसको माइनस 30 को इधर जाके डिवाइड कर दें और ये माइनस 0.5 कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू हमारे पास कॉज इनवर्स, यानी कॉज को अगर इधर लाए कॉज इनवर्स माइनस 0.5 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर को इसको यूज करें तो ये कॉज माइनस थीटा क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा होता है। इसी वजह से ये कॉज इनवर्स जो माइनस 0.5 है वो पॉजिटिव ले लिया जाएगा। क्यों बच्चों, कॉज माइनस थीटा कॉज ऑफ थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी बच्चों हमें कहा गया है कि इफ अगर a हमारा मैग्नीट्यूड 3 है और b हमारे पास मैग्नीट्यूड 4 है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर करें तो वो 5 है। फिर आप एंगल मालूम करें। तो इसके लिए हमें कुछ यूं करना पड़ेगा कि देखें, अगर a प्लस बी है, ये हमारे पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर है। तो ये अगर ओपन करें तो ये होता है जी a का मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है जी। 2a डॉट बी हम यूज करते हैं, 2a डॉट बी। अब इसी तरह मैं इसको यूं भी कर सकता हूं कि a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो प्लस 2a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो a b मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है। तो इसकी जगह पे आप इसको लिखेंगे। उसके बाद a प्लस बी का यानी फार्मूला, यानी लॉ ऑफ कोसाइन नहीं यूज कर सकते, आपने इसका फार्मूला ये एडजस्ट करना है और इस पर आपने डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस ऑफ थीटा यूज करना है। ओके जी बच्चों, a प्लस बी का यहाँ पे वैल्यूज 5 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। इसी तरह a b की वैल्यू हमारे पास ये मेंशन है। इसको पुटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 25 प्लस 9 16 और इन दोनों को प्लस करने के बाद 25 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने वो जीरो इस साइड पे लिख दिया। 24 कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे है। अब देखें 24 इधर जाके डिवाइड होगा, जीरो और 24 वो भी जीरो ही होगा। ठीक है जी। कॉस थीटा जीरो है। अब थीटा कॉस इधर आके इनवर्स कॉस जीरो 90 डिग्री पे होता है। तो बच्चों थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब देखें यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना था क्योंकि आपके पास ए बी सी मैग्नीट्यूड की वैल्यूज मौजूद है तो हम लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे a प्लस बी जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू मौजूद है। इस वजह से यहाँ लॉ ऑफ कोसाइन नहीं करना क्योंकि हमारे पास c नहीं है। तो यही फार्मूला एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 4 है। यहाँ पे कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b एंड b अलोंग a। तो बच्चों ये कंसेप्ट मैंने थ्योरी में भी आपको समझाया कि प्रोजेक्शन a अलोंग b या फाइंड करनी है और b अलोंग a फाइंड करनी है। अगर बच्चों बात करते हैं, ये हमारे पास a और फर्स्ट पार्ट है, a और b की वैल्यू दी हुई है, a वेक्टर्स और b वेक्टर्स। अब मैं फाइंड करूंगा प्रोजेक्शन a अलोंग b। क्या बच्चों, प्रोजेक्शन a अलोंग b हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, a cos ऑफ थीटा a डॉट b का वेक्टर और क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड। अब देखें ये बना किससे, ये फार्मूला था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का। a डॉट यहाँ पे b है और ये वेक्टर्स हैं, दोनों क्या है, ये वेक्टर्स हैं। तो a b cos ऑफ थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ से अगर cos ऑफ थीटा निकालता हूं तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। लेकिन प्रोजेक्शन अगर a अलोंग b है, प्रोजेक्शन अगर a अलोंग b है तो इट्स मीन ये हुआ कि हमारे पास जो a cos ऑफ थीटा है यानी a अलोंग b, याद रखिएगा a अलोंग b अगर प्रोजेक्शन है तो ये a जो होगा वो cos ऑफ थीटा के साथ आएगा और जो लास्ट वाला b होगा यानी अलोंग b है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस वजह से यहाँ पे इसको आपने फार्मूला याद रखना है। दूसरा ये था कि उसने पूछा था कि b अलोंग a का पूछा था। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन b अलोंग a है बच्चों। तो देखिएगा b अलोंग a है तो b cos ऑफ थीटा अलोंग a है तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ओवर हम। तो बस ये फार्मूले आप याद रखें, जब b अलोंग a होगा तो b cos ऑफ थीटा और ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे
अगर ए अलोंग बी होगा तो ए कॉज ऑफ थीटा और ए बी मैग्नीट्यूड यहाँ पे। ओके जी, अब ए बी हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले बच्चों हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके जहन में होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो ए डॉट बी हम निकालते हैं, ए डॉट बी इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे 2 1 जार 2 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, वो तो आपको पता चल गया है। 3 को यानी जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 से करेंगे और के डॉट के 1 हो जाएगा। यहाँ 2 आ गया, प्लस माइनस -6 और प्लस माइनस -4 आ जाएगा और ये टोटल हमारे पास -6 -4 -10, -10 में से 2 निकालेंगे तो -8। उसके बाद हमें बच्चों यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड बी का है ये वाला 1 -2 और 4, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बच्चों ये हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है जी, ए कॉस ऑफ थीटा यही फार्मूला है, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, -8। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला है, मैंने अगेन लिख लिया है। ए डॉट बी जो हमने निकाला -8 वो यहाँ पे पुट कर दें और बी मैग्नीट्यूड 21 तो -8 ओवर 21। अब देखें ये आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर नहीं है। देखो उसने कहा था कि कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ए अलोंग बी और बी अलोंग ए, तो पहले भी ये 12th क्लास में मौजूद थे, तो बस इतना ही इसका आंसर होता था और इतना ही अब होना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा सिर्फ इतना है। अगर बच्चों वो वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है आपसे पेपर में, तो फिर हम उसको वेक्टर फॉर्म में भी बनाएंगे, लेकिन पेपर के अंदर यानी इस क्वेश्चन के अंदर उसने वेक्टर फॉर्म का नहीं कहा। ठीक है, तो इस वजह से हमें इतना ही करना चाहिए, लेकिन बुक में जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेपर में अब एक चीज माइंड में रखनी है, पेपर में अगर वो पूछे ना कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो फिर आपने लिखना है, अगर वो कह दे प्रोजेक्शन ए अलोंग बी है, फिर आपने इतना ही करना है, तो बुक में मिस्टेक है। ओके जी, लेकिन बुक वाला आंसर भी मैं निकाल देता हूँ, वो वेक्टर फॉर्म में उसने दिया हुआ है। तो बच्चे वेक्टर फॉर्म इसको हम कैसे बनाएंगे, फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यानी ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, ए जो है यूनिट वेक्टर है और यानी ए और ए का मैग्नीट्यूड है। तो इसमें जरा मैं आपको समझाता हूं कि अगर बच्चों आपके पास ये आंसर है, तो इसको आपने क्या करना है, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है ए मैग्नीट्यूड के साथ। यानी मैं चले यहाँ पे थोड़ा सा इधर डिस्कस कर देता हूँ, इधर आ जाइए। ये था -8/21 का मैग्नीट्यूड। अब ये क्या है, ए यूनिट वेक्टर, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए यूनिट वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, यानी -8/21 का मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये जो ए वेक्टर्स है हमारे पास, ये ऊपर ए वेक्टर्स है, तो इसी तरह हम उसकी वैल्यूज भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये देखिएगा, ये यहाँ पे बी है, नीचे क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, तो हम फिर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी के साथ। यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी क्या होगा, बी होगा। अगर बच्चों यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, ए मैग्नीट्यूड है, फिर आपने ए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, वो जैसे मैंने दूसरे पार्ट्स को यानी किया है। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, बी मैग्नीट्यूड है, तो आपने बच्चों बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, और बी यूनिट वेक्टर होता है बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर जो है वो ऐसे ही रहेगा, बी जो वेक्टर है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला 21, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना। पहले भी 21 था, तो दोनों को मिलाकर हमारे पास रह जाएगा -21। तो -8/21 बी, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म। अगर इसका नहीं पता चल रहा तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप दूसरा जो इसका हिस्सा है, प्रोजेक्शन बी अलोंग ए, बी कोस ऑफ थीटा और ए बी यानी ए मैग्नीट्यूड के अलोंग ए है, लास्ट वाला ए है तो यहाँ बटे में हो जाएगा। फिर बी कोस ऑफ थीटा -8/14 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स। अब ये बच्चों हमारे पास कहाँ से आया, ए डॉट बी हमने निकाल लिया, माइनस क्या है जी, 8 है, पुटिंग की है। और अब ये 14 ये कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ए जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू यानी ये ए की वैल्यू है। ठीक है जी, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 14 है। तो बच्चों ये हमारे पास ए मैग्नीट्यूड कितना है, 14 है, स्क्वायर रूट से। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो आंसर तो आ गया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैंने वही बात की कि अगर ए का मैग्नीट्यूड नीचे मौजूद है, तो आप ए यूनिट वेक्टर से उसको क्या कर दें जी, मल्टीप्लाई करने, डॉट ले लें, और इसका फार्मूला ए और ए का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इसी तरह हम इसकी इक्वेशन जो है, ए इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, इसकी कोई वैल्यू हमारे पास समझो है ही नहीं है, उसको आपने पुट नहीं करना है, आपने ऐसे ही रखना है। ठीक है,
ओवर 14, जैसे हम फिजिक्स में करते थे, जब किसी भी फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में मेंशन करते थे। जैसे मैं यहाँ पे एक फार्मूला आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। जैसे E अगर इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q ओवर आर स्क्वायर है। तो जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो बच्चे उसके आर यूनिट वेक्टर लगा देते थे, ठीक है। अगर यहाँ आर है तो आर यूनिट वेक्टर लगा देते थे। सेम वही काम है, अगर ए मैग्नीट्यूड है, अगर उसको यूनिट वेक्टर में ले जाना हो तो आप ए यूनिट वेक्टर, यानी आप उसको मैग्नीट्यूड के साथ या यूनिट वेक्टर कह सकते हो, ए यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है जी। फिर उसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो इस सूरत में वेक्टर फॉर्म में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वरना आंसर तो ये है। लेकिन अगर पेपर में वेक्टर फॉर्म पूछे तो फिर आपका आंसर -4/7 है, ये वेक्टर होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों इसका पार्ट 2 है। अगर किसी को फर्स्ट पार्ट में थोड़ी दिक्कत हुई है, समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपको इस पार्ट्स में आ जाएगी, ठीक है। चले हम इसको लेकर चलते हैं। देखें, ए एक वेक्टर दिया हुआ है 4i-2j+3 के। हमारे पास बी वेक्टर दिया हुआ है i+j+k दिया हुआ है। दो वेक्टर्स हमें गिवन है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अब तो आइडिया है कि हमने काम क्या करना है, पिछले में आपको समझा दिया है। चलो फिर भी आपको बता देता हूँ, हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी करना है, उसका फार्मूला ये है। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए करना है, उसका फार्मूला ये है। उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का भी ए का भी। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन किया आप उस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों सिमत में आप इसको लेकर चल सकते हो। जब हमें पता चल जाए कि हमें इन चीजों को फाइंड करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट पहले ये यूज कर लें कि बच्चों ए डॉट बी जो है हमारे पास, तो सबसे पहले ये निकाल लें। ए और बी की वैल्यू पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ए डॉट बी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ए डॉट बी हमारे पास बच्चों 5 आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड लें और ए का आप स्केयर ले लें तो 29 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों बी का मैग्नीट्यूड भी पहले ही फाइंड आउट कर लें, जो जो चीजें हमें चाहिए आप उनको पहले ही फाइंड आउट कर लीजिए। इस तरह हमारे पास इसका 3 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। 1 1 1 कहाँ से आया बच्चों, ये देखें बी, ये भी 1 है, आई 1 जे है और 1 के है, तो 1 1 का स्केयर कर दें, 3 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। अब इधर आ जाए डायरेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फार्मूला याद रखें, प्रोजेक्शन बी अलोंग ए फार्मूला याद रखें। अब इस फार्मूले में अगर बात करते हैं तो बच्चों ए डॉट बी की वैल्यू 5 हमने फाइंड आउट की, ये आप देख सकते हैं 5 है। और उसके बाद बच्चों हमने बी जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हमने 3 स्क्वायर रूट्स जो है वो फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। इसी तरह बी कॉज ऑफ थीटा ए बी और ए मैग्नीट्यूड है तो 5 और 29 आ जाएगा। तो इधर अगर बच्चों वेक्टर फॉर्म की अगर बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म देखें, ये हम ले रहे हैं ए कॉज ऑफ थीटा 5/3 स्क्वायर रूट्स इन वेक्टर फॉर्म। ए कॉज ऑफ थीटा है तो 5/3 स्क्वायर रूट्स इस बी मैग्नीट्यूड के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी क्योंकि बी मैग्नीट्यूड है, अब इस तरह भी इसको याद रख सकते हो, उसका ये फार्मूला है। और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब यानी इसको अगर इकट्ठा करें तो 5/3 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हमारे पास सेकंड जो है बी कोज ऑफ थीटा, हमारे पास बी कोज ऑफ थीटा हमने 5 और 29 स्क्वायर रूट्स निकाला। तो बच्चों इसको हम किससे, यानी इसको अगर बी यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको हम ए यूनिट वेक्टर से, तो ए यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, ए और ए का मैग्नीट्यूड मैंने उसके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। और यहाँ पे 29 से जब मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह ये 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 आ जाता है। कैसे जी, जैसे 3 स्क्वायर रूट्स जब स्केयर बन जाता है तो इसे कट होकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बच्चों 5 और 29 ए जो वेक्टर्स है ये साथ आपने मेंशन करना है, यानी बी कॉज ऑफ थीटा हो तो यानी यहाँ ए आना चाहिए, और जब ए कॉज ऑफ थीटा हो यहाँ बी आना चाहिए। आप इस तरह इसको जहन में रख सकते हो याद करने के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, सो अल्फा फाइंड करें सो दैट द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। बच्चे जब कहता है कि रियल नंबर यानी अल्फा जो है वो आप फाइंड आउट करें, और अगर वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, u और v हैं, और वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। u और v आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो फिर आप एक चीज माइंड में रख लीजिए, जब भी परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो आपने क्या करना है, u डॉट v इक्वल टू 0, यानी जो भी वेक्टर्स हैं, अब यहाँ पे तो u v वेक्टर्स हैं, दोनों को क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि उसने कहा रियल नंबर अल्फा है और वेक्टर्स हमारे पास ये हैं, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब u और जो v है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रहे हैं। ये अगर u वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, v वेक्टर है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो एंगल होगा वो 90 एंगल है। तो यानी ये कब होगा, u cos ऑफ थीटा, यानी आपको आइडिया है जो cos 90 होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस वजह से यानी u डॉट v इक्वल टू 0 हम लिखते हैं। जब भी परपेंडिकुलर की बात हो क्यों 0 लिखते हैं, तो मैं आपको बता दिया कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, 90 एंगल बनता है।
cos 90 जीरो होता है, इस वजह से हम यहाँ पे जीरो मेंशन करते हैं। उसके बाद अगर इस तरह नहीं पता चल रहा तो मैं फिर आगे यहाँ बता देता हूँ कि u डॉट v अगर वेक्टर है तो यहाँ u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ क्या बनता है, थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर की वजह से थीटा हमारे पास क्या हो गया बच्चों, cos 90। cos 90 क्या होता है, जीरो, वो सबको क्या कर देगा, जीरो। तो u डॉट v हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इस वजह से हम जब परपेंडिकुलर की बात हो रही है कि u डॉट v आपस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोनों की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, अल्फा आई और आई के साथ अल्फा वन जार अल्फा वन ही होगा। थ्री को -2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा और वन को हम अल्फा से करेंगे तो अल्फा ही आएगा। अब बच्चे अगर आपकी बुक में ये अल्फा है तो अल्फा यूज करें, अगर बुक में ए है तो आप ए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, अल्फा है तो अल्फा यूज कर लें, ए लिखा है किसी की बुक में तो ए यूज कर सकते हो। 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू जीरो आ जाएगा बच्चों, हमारे पास अल्फा इक्वल टू 6 ओवर 2, अल्फा इक्वल टू 3। तो यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, u और v फिर दिए हुए हैं, फिर हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, सिमिलर उसी क्वेश्चन की तरह। तो बच्चे अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा और आई डॉट आई क्या हो गया, 1। 2 अल्फा को आप अल्फा से करेंगे तो बच्चों हमारे पास 2 अल्फा 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 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और -1 को अगर 3 से करेंगे तो बच्चों -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इक्वल टू जीरो। बच्चे अब जोड़े बनेंगे, हम फैक्टराइज करते होते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -6 आंसर आता है, ठीक है। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यानी -6 आता है, -3 को। अब ये वाला फर्स्ट वाला लिख लिया और लास्ट वाला लिख लें। यहाँ पे दो इस तरह के लेकर आएंगे कि इसमें से इसको माइनस करें तो ये बने, और 3 टू जार यानी ये -6 भी बने, ठीक है। ये छोटी क्लासों में 9th में सीखा हुआ है आपने, 8 में भी सीखा होगा। तो ये जोड़े बन गए। अब इन दोनों से कॉमन लिया, अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 है, यहाँ से -1 कॉमन आया, क्योंकि कॉमन कोई नहीं है तो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 3, अगर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर यानी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। 2 अल्फा प्लस 3 और अल्फा -1 इक्वल टू जीरो, अल्फा -1 इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास 2 अल्फा 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -3 ओवर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी है। एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस हैं, इज द राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल ऑफ सी। अब कहता है राइट एंगल एट सी, ये नहीं, राइट एंगल का मतलब होता है कामतुल जाविया मुसल्लस, और राइट एंगल यानी 90 एंगल्स होता है, ठीक है। तो राइट एंगल उसने कह दिया बच्चों सी है, राइट एंगल क्या है, सी है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल हम क्या बना लेंगे जी, सी पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो जिस चीज की बात करता है कि राइट एंगल क्या है, तो हम यही बात करेंगे, राइट एंगल क्या है जी बच्चों, सी है। यानी आपने ऐसी डायग्राम बनानी है जिसका 90 का एंगल सी पर ही बने। अब यहाँ ए लिख सकता था, बी लिख सकता था, सी, लेकिन यहाँ सी क्यों लिखना है, क्योंकि उसने कह दिया कि राइट एंगल क्या है, सी है, तो यहाँ सी होना चाहिए। और फिर आपने साबित करना है, फाइंड द नंबर z फाइंड करना है अगर ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल के लिए बच्चों एक चीज माइंड में रखनी है कि ए सी जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा सी बी के। क्यों, देखें, ये ए सी जो है और ये बी सी जो है, ठीक है, या ए सी सी बी कर लें या ए सी बी सी कर लें, यानी ये चीज और इस चीज के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए सी और बी सी या सी बी ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर हमने ये शो कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जीरो का आंसर आना चाहिए, लेकिन उसने अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द नंबर z फाइंड करना है अगर ये राइट ट्राइंगल है। तो ये राइट एंगल उसने कह दिया है, तो ए सी बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, ए सी सी बी इक्वल टू जीरो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए सी और सी बी इक्वल टू जीरो लेंगे, ठीक है। ए सी फाइंड करेंगे तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है। ये सी की वैल्यू लिख दें, ये ए की वैल्यू लिख दें, ठीक है। आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हो। वरना डायरेक्ट भी ए सी निकालें तो बच्चों आप ये कर सकते हो, ए और सी में से 1 माइनस क्या करेंगे 3, और 1 माइनस क्या करेंगे 0, और z माइनस क्या करेंगे -2। तो यानी आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो वरना आप यानी जिस तरह हम ये कर रहे हैं, आप यानी इस तरह लिख लें कि सी को फर्स्ट पे लिखें, ए को बाद में लिखें। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बनेगा। इनकी वैल्यूज देखिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 आई, और जे वाला 1 -0 जे, और z -2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 के, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास 1 -3 -2 आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे z+2 के। ए सी हमने निकाल लिया। अब बच्चों हम सी बी निकालेंगे, क्योंकि हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सी बी के लिए क्या करेंगे जी, ओ बी माइनस ओ सी, पहले सेकंड और फिर फर्स्ट, और उसके बाद इनकी वैल्यूज लगाएं तो माइनस करते हैं बच्चों, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें कि हमने ए सी और सी बी हमने निकाल लिया, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के।
अब देखें जी, ए सी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये हमारे पास क्या है, ए सी है। और सी बी, ये हमने जो फाइंड आउट किया, ये हमारे पास क्या है, सी बी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 के साथ करेंगे और z+2 को 1 माइनस जेड के साथ करेंगे। ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, z माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये बनता है। उसके बाद बच्चों 2 + 2 + 2 6 बन जाएगा, माइनस जेड स्क्र और प्लस जेड -2z माइनस जेड, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस खत्म हो जाएगा, उधर जाके जीरो हो जाएगा, जेड स्क्र प्लस जेड -6, इसका जोड़े बनाएंगे 3 -2 1 होता है, 3 टू द 6 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा z कॉमन लेने के बाद z+3 -2 z+3 = 0, z+3 z-2, तो यानी z = -3 आ जाएगा। और z -2 = 0 है तो z = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमने z की दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों, एंड 2 थीटा एक एंगल है यहाँ पे बिटवीन देम, यानी ये दो यूनिट वेक्टर हैं, इनके दरमियान एक हमारे पास क्या है, एंगल है। शो डेट साइन थीटा 1/2 ए यूनिट वेक्टर माइनस क्या होता है जी, बी यूनिट वेक्टर। आपने इसको किस तरह यानी सोल्व करना होगा। चलें जी, इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह सोल्व किया जाएगा। जी बच्चों, गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर ए यूनिट वेक्टर है और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल है, बी यूनिट वेक्टर है ये भी 1 के इक्वल है, और एंगल हमारे पास क्या है, 2 थीटा है। और हमने इस चीज को शो करवाना है। अब इसमें ये ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर हमें नजर आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि हम ए माइनस बी यूनिट वेक्टर का स्केयर लेंगे, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है इसका हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, और हम साबित करेंगे इसको। ठीक है, तो a माइनस बी यूनिट वेक्टर का स्केयर लें, तो वो हमारे पास आपको आइडिया है कि जब a माइनस बी का स्केयर होता है तो वो a माइनस बी डॉट a माइनस बी के इक्वल होता है। तो साथ साथ इसका यूनिट वेक्टर आप ऊपर लगाते जाएं, a डॉट a और a डॉट b और b डॉट a और b डॉट b बन जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस होंगे। कैसे, a माइनस माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यूं हमने यहाँ पे देखा कि बच्चों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मजीद, ए को ए के साथ करेंगे ए स्केयर, और ए जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा स्केयर तो बन जाएगा, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बच्चों ए यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, और ये बी यूनिट वेक्टर है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये भी है। अब ए बी जो है वो बी ए के बच्चों इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं फिर भी आपस में इक्वल हैं, तो इसी वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2ab, और बी डॉट बी यानी बी का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास यानी ये 1 का स्केयर है। ए जो 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड अगर 1 है, यूनिट वेक्टर है, इस वजह से हम क्या कहेंगे 1 का स्केयर, बी भी 1 का स्केयर है, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा और -2। ए डॉट बी का फार्मूला ओपन कर लें, ए बी कॉज ऑफ 2 थीटा। अब थीटा क्यों नहीं है यहाँ पे, तो हालांकि होना चाहिए था। ए डॉट बी अगर यूनिट वेक्टर हैं तो जिस तरह वेक्टर्स होते थे तो वो ए बी कॉज ऑफ थीटा हो जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों एंगल हमारा 2 थीटा यूज हो रहा है, तो हम एंगल 2 थीटा ही यूज करेंगे, थीटा यूज नहीं करेंगे। और -2ab हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस वजह से यानी यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है कि ये क्या है, 1 के इक्वल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 1 हो जाएगा, और बच्चों इन दोनों से अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, cos 2 थीटा। उसके बाद 1 माइनस बच्चों cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करें साइन वाला, तो 1 - 2 साइन के थीटा। हमें ये फार्मूला क्यों यूज करना है, क्योंकि बच्चों देखें यहाँ पे साइन थीटा नजर आ रहा है, इस वजह से हमने cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, तो उसका वही फार्मूला यूज करना है। वैसे तो इसके 2-3 फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा भी पढ़ा हुआ है, और 2 cos के थीटा -1 भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने यही यूज करना है उस क्वेश्चन को देखते हुए। और माइनस ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2 बाहर, और 2 साइन के थीटा, ये बन जाएगा बच्चों 4 साइन के थीटा। अब हम इसका ले लें स्क्वायर रूट्स, ये इससे कैंसिल, ये a - b 2 साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम क्या कर, मैंने इसको इस साइड भी लिख दिया, इसको इस साइड भी लिख दिया, 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें, तो देखें हमने ये चीज जो है, जो हमें गिवन थी वो हमने ये साबित कर दी है। ठीक है, तो हैंस शो डेट ये हम साबित कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है a प्लस बी हमारे पास मैग्नीट्यूड है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, देन शो डेट a और b आर परपेंडिकुलर है। तो हमने परपेंडिकुलर शो करवाना है, इसका मतलब हम a डॉट बी 0 के इक्वल हम साबित कर दें अगर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। उसने कहा ना a और b परपेंडिकुलर हैं,
तो ए डॉट बी जीरो आना चाहिए, लेकिन इसको यूज करना है। तो बच्चे ये हमने लिख लिया, स्केयर लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों का स्केयर ले लेते हैं। दोनों साइडों पे हम अगर इधर ए प्लस बी का स्केयर है तो ए प्लस बी आ जाएगा, डॉट के साथ ए माइनस बी आ जाएगा। इसको ओपन कर लें, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए, और इस तरह बी डॉट ए डॉट बी हो जाएगा, और बी डॉट ए हो जाएगा, और बी डॉट बी हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह इधर भी यही है। तो इधर मैंने जो है वो डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि जगह थोड़ी थी। आप इसको भी इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा, बाकी सेम होगा। तो जैसे ये ए स्केयर बना और ये ए बी बी ए, ये टू ए बी बन गया और ये बी स्केयर बन गया, सेम यही ऐसे ही बना है, लेकिन मैंने वो थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। यानी यहाँ पे ए डॉट ए था वो ए स्केयर कर दिया, बी डॉट बी था वो बी स्केयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, वो ए बी की इक्वल होता है, उसको मैं टू ए बी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें ए स्केयर जो है, इधर भी ए स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्केयर इधर भी बी स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, इस माइनस टू ए बी को इधर ले आए, प्लस टू ए बी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और बच्चों ये फोर ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर फोर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए डॉट बी जो है वेक्टर्स वो इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो इन चीजों में ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर ये वेक्टर्स हैं तो बच्चे इसके नीचे लाइन लगानी है, अपने लाजमी ये वेक्टर्स को शो करवाना है। तो कोई यूनिट वेक्टर है उसको आपने ये शो करवाना होता है, तो ये चीजें माइंड में रखनी है। आई जे की फॉर्म में भी आपने यूनिट वेक्टर नीचे शो करवाना है। सो द प्रूव दैट, प्रूफ हो गया कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है जी बच्चों, परपेंडिकुलर हो गए हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि शो डैट द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, तीन वेक्टर हमें दी गए हैं डिफरेंट किस्म के। कहता है ये राइट ट्राइंगल बन, शो करवाने की ये राइट ट्राइंगल के हिस्से हैं। अगर ये यू वेक्टर्स है, ये वी है, ये डब्ल्यू है, तो ये वो शो कहता है शो करवाएंगे ये क्या राइट एंगल के हैं। तो हम कहते हैं कि लेट, अगर ये मैं लेट करता हूं कि ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास क्या सी वेक्टर है। तो राइट ट्रायंगल जब शो करवाना होता है कि कोई से भी तीन वेक्टर अगर दे दिए जाएं तो या माइंड में रखिएगा। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, किसी भी दो वेक्टर्स को आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद वो तीसरा बनना चाहिए। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ छोटी सी बना सकता हूँ कि देखें मैंने अगर बी प्लस सी को प्लस करना है तो ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या है, सी है। यानी बी है और सी है, इनको अगर मैं प्लस करूं तो ये हमारे पास ए है। तो बी प्लस सी यानी यहां से यहां तक का फासला और ए से यानी यहां से यहां तक का फासला आपस में इक्वल है। तो बच्चों बी प्लस सी ए के इक्वल होना चाहिए। तो अगर होता है तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह देखा कि यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यूज हैं। इनमें सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी नजर आ रही है मुझे, ए की। देखिए ए में 3 है, आई और माइनस टू जे है, प्लस ये है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं अगर दो वैल्यूज को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू बननी चाहिए। मैंने क्या किया जी, बी प्लस सी को प्लस करता हूँ। तो ये बी की वैल्यूज यहाँ से मैंने उठाई है, आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के, सी की वैल्यू टू आई प्लस जे माइनस फोर के। बी प्लस सी को प्लस करें तो आई प्लस टू आई थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस जे यानी माइनस टू जे प्लस फाइव माइनस फोर यानी प्लस के आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है, क्या यही ए नहीं बन गया? देखें थ्री थ्री है, माइनस टू है, प्लस वन है। यानी अगर मैं ए और सी को प्लस करता तो वो बी नहीं बनता। इसी तरह अगर बच्चों ए और बी को मैं प्लस करता वो सी नहीं बनता। तो लेकिन बी प्लस सी को ऐड करने से ए बन गया है। तो इसी तरह आप पहले रफ पे उसको करके देख लें, तो वो आपके पास एक बनना चाहिए। अगर वो बनता है तो फिर हमारा नेक्स्ट काम होगा, ठीक है। तीनों को आप चेक कर सकते हो, लेकिन अंदाजे से आप देख सकते हो बड़ी वाली वैल्यू ए की है, तो इस वजह से मैंने बड़ी वाली वैल्यू को साइड में रख दिया, ठीक है। अब ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। तो अगर ये बी प्लस सी ए के इक्वल है, बी प्लस सी ए के इक्वल है, तो ये भी राइट एंगल को शो करता है। लेकिन अभी हमने प्रॉपर काम करना है, हमने अब परपेंडिकुलर के हिसाब से चेक करना है कि क्या ए डॉट सी अगर देखा जाए क्या वो जीरो आंसर आता है। तो बच्चे इसके लिए ये है कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये ए है, ये बी है, फॉर एग्जाम्पल ये सी है। तो मैं अगर ए सी को चेक करता हूं, देखें ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन कौन, ए और सी। तो मैं ए और सी, अगर मैं यहाँ पे जो बी रखता हूँ सी रखता हूँ, वो अगर परपेंडिकुलर है उनका आंसर जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ए और सी को मैं चेक करता हूँ, देखें ए और सी ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ए डॉट सी इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये वाकई परपेंडिकुलर है। तो हम चेक करते हैं ए डॉट सी, ए की वैल्यू सी की वैल्यू, तो थ्री टू जार सिक्स और माइनस टू को वन से करेंगे तो माइनस टू और ये माइनस फोर। तो यानी आंसर देखिए माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स और ये आंसर क्या क्या जीरो। तो ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। सो इसमें ए और सी आपस में क्या है बच्चों,
परपेंडिकुलर हैं, ए और सी यहाँ पे आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब अगर एक भी ऐसा मिल जाए, राइट ट्रायंगल में तो यही होता है ना कि एक 90 का एंगल होता है। तो देखें राइट ट्रायंगल में ये 90 का एंगल हमें मिल गया, ए डॉट सी के बिटवीन 90 का एंगल है। कैसे पता चला? क्योंकि ए डॉट सी को अगर हम हल करते हैं तो आंसर जीरो आ गया है। तो सो हम कह सकते हैं ए और सी परपेंडिकुलर हैं। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बन रहा है, तो हम शो कर देंगे कि जी वेक्टर जो है ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल को बना रहे हैं। ठीक है जी। तो यानी बच्चों आपको अगर एक एक भी ऐसा मिल जाए, ए डॉट सी मिल जाए, बी डॉट सी मिल जाए या ए डॉट बी मिल जाए, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो आपने कहना ये राइट एंगल है। अगर एक भी नहीं मिलता है तो आपने कहना ये राइट एंगल नहीं है। तो फिर आप सबको चेक कर सकते हो। तो देखें अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी यही कहा गया, शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स हैं तो फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी वही बात है, मैं कहता हूं कि मेरे पास पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू क्या है, आर है। तो मैं यहाँ पे पी क्यू पहले फाइंड आउट कर, अब यहाँ पे जो है ना और तरह से हमें दिया हुआ है पी क्यू आर, ये हमें तीन जो है वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर्स नहीं दिए हुए हैं। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसमें अगर मैं गौर करता हूँ, यहाँ पे बच्चों ये क्या है, ये हमें वेक्टर्स दिए हुए थे, तो वो वेक्टर्स हमने डायरेक्ट ए बी सी ले लिए और बी प्लस सी किया, सारा काम हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि ये सारा काम इस तरह हो जाता है अगर आपको वेक्टर दे दिए जाएं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास वेक्टर्स नहीं है। यहाँ पे पॉइंट्स पी क्यू आर दिए हुए हैं, तो हमें इस पॉइंट से वेक्टर निकालना है। जैसे पी क्यू, क्यू आर, पी आर, ये हम तीन वेक्टर्स निकालेंगे। पी क्यू के बिटवीन एक वेक्टर निकालने और क्यू आर के बिटवीन। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले पी क्यू है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी क्यू फर्स्ट और पी सेकंड पे। तो ये हमारे पास, इसको आप इस तरह जहन में रख सकते हो। तो अब जरा मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने किया है, तो क्यू में से पी को माइनस करना है। देखिएगा 1 - 4, 1 - 4 i, उसके बाद 3 - 1, 3 - 1, एक तो फार्मूले का माइनस था, लेकिन 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1, और -1 - 2 फार्मूले वाला -2। ठीक है के, अब ये -3i और +4j और माइनस माइनस -3k ये बन गया। तो हमने बच्चों P जो क्यू है वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्यू आर की बारी है। क्यू आर में से, आर में से क्यू निकालना है। तो बच्चों -2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, अब इसको मैंने कुछ और तरह किया, इसको मैं जरा एक स्टेप में कर देता हूँ। देखें मैं कई तरह यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ कि पी क्यू या पी क्यू को मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ, पी क्यू को मैं इस तरह भी सोल्व कर सकता हूँ। देखिएगा अब मैं चलें क्यू आर को सोल्व करता हूँ कि मैंने पहले जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ आर लिख लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिख लिया, तो आर की वैल्यू लिख ली, क्यू की वैल्यू लिख ली। ठीक है, दोनों की वैल्यू लिखने के बाद अब मैं इसको एस सी आई जी की फॉर्म में नहीं लिखता, मैं इसको ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ सोल्व करता हूँ। -2 -1 लिखें, कोमा लगाएं, 4 -3 लिखें, कोमा लगाएं, 6 माइनस माइनस प्लस 1 लगाएं, कोमा लगाएं, तो ये -3 और 1 और ये 7 बन गया। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अगर ब्रैकेट में इसको रखते हैं तो बच्चों आई जे के नहीं लिखना। अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिख दो, -3i + j और +7k। फिर बच्चों पी आर निकालेंगे, तो पी आर में से हमने क्या करना है, पी और आर, -2 में से 4 निकालना है, -2 में से 4 निकालना है। उसके बाद बच्चों 4 में से आपने -1 निकालना है, तो वो +1 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 6 में से आपने 2 निकालना है, 6 में से 2 निकालना, तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, जब आपने बच्चों पी क्यू और क्यू आर और पी आर निकाल लिए, तो आप कोई से दो को प्लस करके देखें क्या तीसरा बनता है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर हमने दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास -6i + 5j + 4k बनता है। अब ये किसकी वैल्यू है ये गौर कीजिएगा, पी क्यू क्यू आर, या हम इस पी क्यू क्यू आर को प्लस करें तो हमारे पास बच्चों पी आर बन गया -6 + 5 + 4। देखिएगा -6 + 5 + 4 बिल्कुल सेम जो है ये दोनों बन गई हैं। तो इसका मतलब दो साइडें अगर हम ऐड करें पी क्यू प्लस क्यू आर को, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड करें तो हमारे पास पी आर बनता है। तो इसी से हम कह सकते हैं सो द पी क्यू आर वेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स ऑफ क्या है, ट्राइंगल्स। ठीक है, ये जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया, क्या किया था, ए डॉट बी इक्वल टू सी, ए डॉट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी किया, या सी, मेरे ख्याल से बी प्लस सी इक्वल टू ए किया हमने। ठीक है, तो इनका आंसर सेम आ रहा, तो हम कह दिया कि ये जो है ये वेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन अभी हमने शो करना है कि राइट ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम डॉट प्रोडक्ट्स के साथ सोल्व करते हैं। आंसर 0 अगर आता है तो हम कहेंगे ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है,
अब बच्चों मैं पी क्यू क्यू आर को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, पी क्यू की वैल्यू लिख लें, क्यू आर की वैल्यू लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, आंसर आपका -8 आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। फिर पी क्यू पी आर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर 26 आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं आ रहा। फिर हम क्यू आर को पी आर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर फिर भी जीरो नहीं आ रहा, 57 आ रहा है। सो इट इज नॉट राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा हमें नहीं मिल गया कि जिसका आंसर जीरो आ जाएगा। अगर बच्चों तीनों में से एक भी आपको ऐसा मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये राइट ट्राइंगल है। अगर आपको एक भी ना मिले तो हम कहेंगे ये राइट ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, याद कर लें, क्योंकि एक ट्राइंगल होती है उसमें एक 90 का एंगल हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर P है, ये अगर Q है, ये अगर R है, P Q Q R हमें मिल गया, यानी P Q और Q R को हम यानी मल्टीप्लाई करें मिल जाए तो ठीक है। फिर हम यहाँ Q रख के देख लें, P रख के देख लें, फिर हम इनको चेक कर लें। तो हम तीनों को इसी तरह करेंगे। अगर किसी का भी जीरो आता है तो वो परपेंडिकुलर है, वरना वो नहीं है तो वो राइट एंगल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कहता है प्रूफ डेट कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, वहां पे लिखा है माइनस बीटा और यहाँ पे लिखा है प्लस, तो वो भी आपने कर लेनी है। सिमिलर मैं आपको इसी से आइडिया बता देता हूँ, सारा वही काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डायग्राम देखें। अगर ये प्लस बीटा है, यहाँ पे क्या है, प्लस बीटा है, तो इसमें एक चीज आप रटा लगा सकते हैं कि प्लस बीटा के अंदर आपने जो है माइनस बीटा लेना है, वो आपने नीचे की तरफ लेना। आप देखें, ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है जी, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है। अब बच्चों अगर मैं रोटेशन को यानी इस तरफ घुमाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस ही लेंगे ना। जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, ऐसी है। तो उसके बाद जब हमने इसको रोटेशन को ऐसे घुमाया और यहाँ पे ए है, ए वेक्टर्स हैं, तो यानी ये अल्फा होगा, ए वेक्टर पे क्या होगा, अल्फा होगा। और जब यहाँ पे बच्चों प्लस है, अगर प्लस बीटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेशन उल्ट घुमानी है, ऑपोजिट घुमानी है, तो वो क्या आएगा, ये बी वेक्टर आपने बी जो है पॉइंट्स ये लेना है, और यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस बीटा आप यूज करें, क्योंकि बच्चों ये क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो एंगल हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये मैंने नेगेटिव क्यों लिया, ये चीज ध्यान में रखनी है कि बच्चों अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव यूज करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो एग्जाम्पल की तरह तो आप इसको पॉजिटिव यूज करेंगे। जब माइनस बीटा पॉजिटिव होगा तो फिर नीचे नहीं आएगा, फिर माइनस बीटा कहीं यहाँ पे आएगा। समझ आ रही है? तो यानी अगर ये पॉजिटिव है तो आपको बीटा माइनस यहाँ पे डायग्राम में माइनस में लेना है। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव है तो हम माइनस में लेंगे, और वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल में माइनस मौजूद है तो आपका बीटा यहाँ पे आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। अब देखिएगा, जब अल्फा यहाँ पे था, माइनस बीटा यहाँ पे था, तो मैं अगर यहाँ से रोटेशन को यहाँ तक घुमाता हूँ तो ये अल्फा है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस बीटा। अब माइनस बीटा तो ऐसे डायरेक्शन में था, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बीटा। ओके जी बच्चों, देखिएगा, अल्फा की रोटेशन क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो पॉजिटिव लिया जाता है, अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो नेगेटिव लिया जाता है। तो आपने नेगेटिव लेना है अगर यहाँ पॉजिटिव हो, तो क्योंकि हम जब यहाँ से यहाँ तक इसकी फुल रोटेशन करेंगे तो यानी ये अगर नेगेटिव है तो ये यानी ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपने बनानी है, और अगर यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है एग्जाम्पल में, तो फिर आपने पेपर में बच्चों ये नीचे नहीं बनाना भी। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूँ कि अगर आपका ए यहाँ पे मौजूद है तो आप यानी फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे बी यहाँ पे बना देंगे, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। इन दोनों को अगर करेंगे तो ये अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी ये आप ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे आपने क्या बनाना है, बीटा बनाना है, और यहाँ पे क्या बनाना है, अल्फा बनाना है। ठीक है, तो यानी इसको जब ऐसे रोटेशन करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसकी रोटेशन ऐसे है, इसकी रोटेशन क्या है, ऐसे। अब जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेट ओ ए एंड ओ बी आर टू यूनिट वेक्टर्स मूविंग एंगल अल्फा एंड बीटा। अगर बच्चों ये ओ से ए तक, ओ से बी तक, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनमें एंगल अल्फा और बीटा, अल्फा और माइनस बीटा, सॉरी, अल्फा और माइनस बीटा, इसमें एंगल जो है वो यूज हो रहे हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं कि अगर ए वेक्टर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे होता है। अगर एक वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से ए एक्स आई ए वाई जे होता है। तो एक्स एक्सिस में बच्चों कॉज ऑफ थीटा लेते हैं, वाई एक्सिस में हम साइन ऑफ थीटा लेते हैं। तो बच्चों ए कॉज ऑफ थीटा आई और ए साइन ऑफ थीटा जे होता है।
अब यहाँ पे क्योंकि ए और ए ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो हम इसको 1 लेंगे, तो ए हमारे पास cos थीटा i और sin थीटा क्या हो जाएगा j। तो इसी सूरत में ये हमने एक चीज वैसे नोट डाउन की है कि हमारे पास ये किस तरह बनता है। अब बच्चों हम बात करते हैं o से a तक की। o से a तक हम अल्फा को यूज कर रहे हैं, तो जैसे cos थीटा यहाँ पे था तो हम जब अल्फा को यूज करेंगे तो cos अल्फा आ जाएगा, और sin थीटा था यहाँ पे sin अल्फा j आ जाएगा। ओ बी की हम रोटेशन लेंगे तो cos माइनस बीटा प्लस साइन माइनस बीटा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ माइनस बीटा यूज कर रहे हैं। तो cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। इस सूरत में ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ओ ए हमने फाइंड आउट किया, ओ बी भी हमने फाइंड आउट किया, तो हम इन दोनों का लेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने ये साबित करना है, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ए ओ बी को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ओ ए की वैल्यू लिखें, ओ बी की वैल्यू लिखें। तो ओ ए ओ बी अगर ये वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब ओ ओ बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हम बना लेंगे कि इन दोनों को यूज किया तो क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा। बच्चे कॉज अल्फा कॉज बीटा और इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हम यूं लिख सकते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो cos अल्फा cos बीटा, और जे को जे के साथ कोसाइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना, आई को आई के साथ ही करते हैं, जे को जे के साथ ही करते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा। तो ये ओ ए ओ बी ये किधर गया बच्चों, ये हो जाता है 1.1, क्योंकि ओ ए भी यूनिट वेक्टर है ओ बी भी यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओ ए जो है वो यूनिट वेक्टर है 1 है, और ओ बी जो है ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी क्या है 1 है। तो इस सूरत में ये 1.1 वो खत्म, तो सिंपल हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। बच्चों इसी तरह की एग्जांपल है आपने करनी है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आते रहते हैं, ये प्रूफ थ्योरम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट एनी ट्राइंगल एबीसी है, तो आपने ये प्रूफ करना बच्चों, इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा कि बी सी कोस ए और ए कोस सी ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनानी है बच्चों आपने, कि यहाँ पे ए बी सी है ए बी सी। अब यहाँ पे ए पर हमारा पाई माइनस ए होगा, क्योंकि ये देखें 180 बन रहा है, ऐसे अगर देखें ना इसको ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बना 180 है, तो यानी ये पाई माइनस ए होगा, और यहाँ पाई सी पर पाई माइनस सी है, और बी पर क्या है पाई माइनस बी है। इसी तरह ए के सामने ए हमारी साइड है, और बी सी के सामने स्मॉल सी है, और बी के सामने स्मॉल बी। साइडों को हम स्मॉल लेटर के साथ ए बी सी से जाहिर करेंगे। ये हमारे पास ए बी सी ये क्या है एंगल्स हैं, और ये पी पी माइनस ए ये हमारे आउटर एंगल है, ठीक है। यानी ए और बी के दरमियान ये एंगल है, और इसी तरह बच्चों यहाँ देखें ए ये हमारे पास क्या था बी, ये बी और सी के दरमियान ए एंगल है, और इसी तरह ये सी और बी के दरमियान क्या है ए एंगल है, ठीक है। तो ये सॉरी बी एंगल है, तो ये हम इसको ध्यान रख सकते हैं, सी और ए के दरमियान बी है पाई माइनस बी, और ए और यहाँ पे बी के दरमियान पाई माइनस सी होगा। अच्छा जी, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी हम जानते हैं कि तीनों साइडें राइट ट्राइंगल या ट्राइंगल की इक्वल टू 0 होती हैं। तो यहाँ से जब ये बी आपको नजर आ रहा है तो आपने बी एक साइड में रखना है, अगर यहाँ पे सी होगा तो आपने सी एक साइड में रखना है, अगर ए होगा तो यहाँ ए आपने एक साइड में रखना है। ये यानी प्रूफ करने का एक तरीका है कि जब भी यहाँ पे बी है तो आप बी को साइड में रखें, बाकी दोनों को उस साइड पे ले जाएं। अगर यहाँ पे ए है तो आप ए यहाँ रखें, बाकी दोनों साइडों को उधर ले जाएं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ बी है तो ए प्लस सी जो था उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, और वेक्टर भी आपने लगाना है, ये भी नहीं भूलना है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी बी के साथ, अब जो यहाँ पे मौजूद है आपने उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर यहाँ पे ए है तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट्स आपने बोथ साइड लेना है। देखें बी था तो बी डॉट बी आ गया, यहाँ ए था तो ए डॉट बी सी डॉट बी आ जाएगा। अब अब ए डॉट बी हमने पढ़ा हुआ है कि ए डॉट बी अगर वेक्टर्स है तो ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। अब ये ए बी देखिएगा, अब बच्चों ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी, ए और बी के दरमियान क्या एंगल है पाई माइनस सी, तो हम ए और बी में पाई माइनस सी लगाएंगे, सी और बी में बच्चों सी और बी में क्या है पाई माइनस ए, तो हम पाई माइनस ए यूज करेंगे, ठीक है। अब cos पाई माइनस सी माइनस cos सी कैसे है बच्चों, पाई माइनस सी ये क्वाड्रेंट हमने पढ़े हुए हैं, यहाँ पे पाई होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। जब पाई माइनस होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। तो पाई माइनस सी यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसी वजह से माइनस कोस सी आया। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ भी कोस नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस ए बी कोस सी, माइनस माइनस प्लस बी सी कोस ए, सी बी को बी सी हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों से बच्चों बी कॉमन ले लें, और इधर हमारे पास बी डॉट बी बी स्क्वायर बन गया था।
और अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ बी स्क्वायर जो है इक्वल टू बी, ये बी बी से कैंसिल। तो बच्चों बी इक्वल टू सी कोस ए, और देखिएगा, और ये वाला जो मैंने सी कोस है ये फर्स्ट पे कर दिया, ए कोस है सेकंड पे कर दिया, ताकि ये हमारा फार्मूला जो है तरतीब के साथ प्रूफ हो जाए। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट्स पे। इस पार्ट्स में कहता है कि सी ए कोस बी, बी कोस सी। अब देखिए यहाँ पे सी है ना, तो मैंने वही चीज आपको बताई कि सी साइड पे रख लें और बी प्लस सी कोस, सॉरी सी साइड पे रख लिया, ए प्लस बी उस साइड पे जाकर माइनस बी। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? सी के साथ ही लेना है। तो सी डॉट सी, इन दोनों का भी सी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो माइनस ए डॉट सी बन गया, माइनस बी डॉट सी बन गया। अब ए डॉट सी के बिटवीन कौन है? अच्छा, इसकी डायग्राम भी यही डायग्राम बनेगी। ठीक है, इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं, उनकी डायग्राम सेम बनेगी, एक एग्जांपल भी है। तो बच्चे ए और सी देखिएगा, ए, ये ए है, सॉरी ये ए है और ये सी। ए और सी के दरम्यान क्या है? पाई माइनस बी। तो हम पाई माइनस बी यूज करेंगे। बी माइनस सी के दरम्यान पाई माइनस ए है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई माइनस बी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव कॉज बी और नेगेटिव कॉज ए हो जाएगा। और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 में भी हमने सारा किया है। तो माइनस माइनस प्लस ए, सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सी कॉमन ले लें, सी सी से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे ए कोस बी प्लस बी कोस ए आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया है। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, लाजमी करने हैं आप। तो बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन के हमारे पास कुछ फार्मूला प्रूफ करने हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos ऑफ बीटा, ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन कोसाइन है। और इसके डायग्राम वही है जो हमने प्रीवियस बनाई है, सेम वैसे बना देनी है। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना, लेकिन इसमें चेंजिंग करनी है। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अगर b मौजूद है तो आपने b ही रखना है जैसे उसमें किया, और a प्लस सी उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी ऑन बोथ साइड, यानी बी के साथ, ये बी है तो बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमने देखें ए माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ही लिया है। अब यहां तक तो वही काम है जो हमने प्रीवियस किया, यहां से काम जो है ना बच्चों चेंज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में जब हम उसको प्रूव करते थे, ये लॉ ऑफ कोसाइन है, वो बिगर लॉ ऑफ कोसाइन थे, डंडियां हैं, तो उसको हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते, सी को बी के साथ कर देते, फिर उसमें ए बी कॉस ऑफ थीटा हम यूज कर देते थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अब जब हमने यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर की बात करनी है, तो हमने वो काम नहीं करना। हमने यहाँ बी जो है, जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, इसकी वैल्यू जो प्रीवियस थी वो यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इन लॉ ऑफ कोसाइन में ये चीज ध्यान में रखनी है, ये जो बी है इसकी वैल्यू अगेन यहाँ पुट करनी है, तो फिर क्वेश्चन हमने उस हिसाब से लेकर चलना है। तो बी की वैल्यू माइनस सी हमने यहाँ पे यूज किया, तो बच्चों अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस ए को जब माइनस ए से करेंगे तो प्लस ए डॉट ए हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ए को जब हम सी से करेंगे माइनस माइनस फिर प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। इसी तरह सारे प्लस प्लस के आ जाएंगे, और ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट सी सी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ac बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इकट्ठा कर दें, ये 2ac। अब 2ac पे फार्मूला हम लगा सकते हैं, 2ac cos पाई माइनस बी। देखिएगा ए और सी के दरम्यान क्या है? पाई माइनस बी, तो इस वजह से हम क्या लगा देंगे? पाई माइनस बी यूज कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे cos सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस माइनस कोस भी आएगा। सेकंड में कोस क्या होता है? माइनस का। तो इस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca cos बीटा। तो ये चीज जहन में रखनी है, ये हमारे पास हैंस प्रूफ हो जाएगा अगर हम इसको इस हिसाब से, यानी यहाँ वैल्यू अगेन पुट करें। इसका दूसरा पार्ट ये भी बच्चों सेम ही तो है। इसमें क्या है? ये देखिएगा, यहाँ अगर सी है तो आप सी को साइड पे रखें, ए और बी को साइड पे ले जाए, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ही लेंगे। और बच्चों जब मैंने सी के साथ, जैसे यहाँ पे बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो उसके बाद वैल्यू पुट की। यहाँ जब सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ सी था, उस सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यूज कर दी है, ये वाली अगेन यहाँ पुट कर दी। समझ आ गई ना? इससे पहले स्टेप क्या था कि इसके साथ सी था, तो सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी है, जैसे यहाँ एक स्टेप किया था फिर वैल्यू पुट की थी। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2ab, अगर ए बी है तो यहाँ पाई माइनस क्या आएगा? सी। वैसे भी याद कर लें, ए बी हो तो सी आएगा, बी सी हो तो यहाँ ए आएगा, और अगर यहाँ पे ए सी हो तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, और वरना फिर आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ए बी है तो ए बी के दरम्यान पाई माइनस सी आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस कोस सी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हैंस प्रूफ। अगर बच्चों बी स्क्वायर यहाँ पे हो तो वो हमने ये वाला कर दिया, बी स्क्वायर वाला। और अगर सी स्क्वायर हो ऐसे करना है, अगर ए स्क्वायर हो तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ 2bc बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है शो डेट फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी। बच्चे इसको शो करना जरा गौर से समझना है कि ये ए और बी हमें मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं और इस सारे का भी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी ये मोड फॉर्म दी हुई, सारे की मोड फॉर्म है। और ये कहता है इससे लेस देन है इससे और ये इससे लेस देन है, तो याद रखिएगा माइनस वाला हमेशा लेस होता है ए प्लस बी से, और ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड हो या और तो ए और बी का अलग अलग से मैग्नीट्यूड हो तो वो क्या होता है, बड़ा। ये हमेशा बड़ा है इससे और ये हमेशा माइनस वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। तो फॉर बच्चों हम इससे पहले इसको साबित कर लेते हैं, तो यानी ये हम पहले हम उठाते हैं कि अगर बच्चे इससे इसको साबित करते हैं तो यानी ये हम लिख लेते हैं, फिर इससे इसको साबित करते हैं। अगर दो दो कैटेगरी में इसको यूज करेंगे, इससे ये और इससे ये। सबसे पहले इसको हम उठाते हैं, ये वाली हमने यहाँ पे मेंशन की, बच्चे इसमें काम करना होगा आपको, ठीक है। यानी इसको साबित करने के लिए ये जहन में रखनी है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए ऐसे लिखना है, इसमें हमने बी प्लस और माइनस कर देना। हम लिख सकते हैं ना कि बी बी को कैंसिल करेंगे, लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी माइनस बी यूज करना है, तो इसका यानी हमें पता है कि ए प्लस बी अगर यानी ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन वो ग्रेटर होता है। तो इस वजह से बच्चों ए प्लस बी का जब हमने हम मैग्नीट्यूड लिखा तो यानी ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्लस है और ये माइनस बी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यानी जब इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये अगर हम लगाएं तो ये ग्रेटर हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो ये लगाने से ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और आप यूं भी देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस बी था, तो यानी माइनस ए हो या माइनस बी हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो प्लस हो जाता है। तो इस वजह से माइनस वाले को हमने क्या करना है, बी जो है वो मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इस सूरत में ए से ये चीज ग्रेटर हो जाती है, क्योंकि जब हम इस मोड फॉर्म की बात कर रहे हैं नेगेटिव खत्म हो गया, तो ये अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखें तो ये वाली चीज इस चीज से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो यानी माइंड में रखिएगा इक्वल को ग्रेटर कैसे किया, क्योंकि हमारे पास ये कुछ और फॉर्म थी, इक्वल फॉर्म थी, अब हमारे पास ये देखना इक्वल ही है, इसको कैंसिल करें तो इक्वल है। तो इस वजह से अभी जब हमने सेपरेट कर दिया और यहाँ नेगेटिव प्लस हो गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर हो जाएगा। अब हमने ए का तो यूज किया, अब हम करते हैं बच्चों बी की बात करते हैं कि बी में हमने किस तरह ये सारा काम करना है। तो बी में जरा देखिएगा कि बी अगर मैग्नीट्यूड है तो बी प्लस ए और माइनस, यानी इसमें बी वाले में ए प्लस और माइनस करना है, तो इसी तरह इसको सेपरेट कर लिया और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन वन बन गई और ये हमारे पास इस ए को आप उस साइड पे ले जाएं, इस ए को इस साइड पे ले आए तो बी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड बन जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी प्लस ए बन जाएगा, बन जाएगा बी प्लस ए बन जाएगा। ओके जी। अच्छा ये इक्वेशन वन नहीं है, इसकी इक्वेशन नंबर और मैंने यहाँ पे करनी है कि अगर ए ये मैग्नीट्यूड है कि बी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड और लेस देन इक्वल है, और ए प्लस बी और इसका क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। जब a माइनस बी ए प्लस बी से क्या था, लेस था, तो यहाँ b माइनस ए वो b प्लस ए से फिर लेस है, तो हम बाय वन एंड टू यानी बाय ये वन है, बाय वन एंड टू से हम कह सकते हैं कि बच्चों a माइनस बी या b माइनस ए हो। तो अगर इसमें से देखिए, अब मैं यहाँ पे कैसे समझाऊं, देखिएगा कि यहाँ पे बच्चों अगर a माइनस बी है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास b माइनस ए है, यही बात होगी ना कि अगर a माइनस बी है और यहाँ क्या है, b माइनस ए है। अब b माइनस ए को मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो a माइनस क्या बन जाएगा, b। अब ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, अब एक a माइनस बी नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का। तो इसका मतलब है कि बच्चों अगर प्लस माइनस ये यानी प्लस माइनस क्या बन गया, a माइनस बी, यानी एक पॉजिटिव का प्लस a माइनस बी, एक नेगेटिव का a माइनस बी, जब दोनों इकट्ठे हो जाएं तो ये a माइनस बी का डिटरमिनेंट नहीं बन जाता, ठीक है, मोड नहीं बन जाता। मोड की डेफिनेशन ही यही है कि प्लस माइनस ए माइनस बी। अब जब ये ए होता है, ए मोड, इसको जब ओपन करते हैं तो प्लस माइनस क्या करते हैं, ए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ही तो है हमारे पास। तो इस वजह से ये इक्वेशन वन एंड टू के हिसाब से अगर ए माइनस बी और यहाँ ए बी माइनस ए है, तो मैंने यहाँ पे बताया ए माइनस बी, बी माइनस ए में से माइनस कॉमन लें तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों प्लस माइनस होने की वजह से, तो इन दोनों का हम अगेन क्या ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ले सकते हैं, यानी इसको मोड ले सकते, मोड कह लें आप, ठीक है।
तो यानी ए माइनस बी, अब ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड है और बी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड के मोड की इक्वल हो जाएगा। ओके जी। अब ये मोड कैसे आया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ए अगर मोड ओपन करते हैं तो प्लस माइनस ए होता है। अगर ये मैं ओपन करता हूं तो एक ये ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड प्लस का आएगा, यानी एक ये माइनस प्लस का आ रहा है और ये इसको में से माइनस कॉमन लेके क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये हमारी इक्वेशन बन जाए। अब जरा हमने ये चीज तो साबित कर दी, अब हम ए प्लस बी से, बच्चों अब हम ए प्लस बी से लेस देन, यानी इस चीज से हम इस चीज को साबित करेंगे। नाउ टेक हम लेते हैं, अब a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर लेंगे। स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। यहां से बच्चों ए डॉट बी को हम ओपन करें तो ये ए बी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। अब कॉज ऑफ थीटा बच्चों, यहाँ पे जरा गौर कीजिए, कॉज ऑफ थीटा क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है आपस में, क्या है ए और बी आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कॉज क्या बनता है बच्चों, हमारे पास जीरो है, तो cos जीरो क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, cos जीरो वन है, तो इसका मतलब है जब ये ए डॉट बी थे, लेकिन जब इसको हमने चेंज कर दिया मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर, क्या हो गया जी, ग्रेटर हो जाएगा, यानी cos जीरो वन इन ग्रेटर हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू cos जीरो, यानी ये वन हो गया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके जी। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कॉस खत्म होने की वजह से क्या हो जाएगा कि भाई काशी इनक्वालिटी भी हमने पढ़ी हुई है, उसके थ्रू भी ये ग्रेटर हो जाता है, वरना आप कॉस जीरो जहन में रखें और वो वन हो जाएगा। और ये जो हमारे पास फॉर्म है ये पहले ग्रेटर नहीं थी, लेकिन इस कॉस को हटाने से, इसका डॉट प्रोडक्ट को हटाने से, मैग्नीट्यूड में लाने से ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो इन दोनों का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का, तो ये वाकई मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड है तो वो लेस देन होता है ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड से। अब हमने देखेगा, हमने ये साइड जो हमने साबित की, इस साइड को हमने साबित किया, ठीक है बच्चों, और हमने इस साइड को अब यहाँ पे साबित किया। जब ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई थी और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब जरा देखिएगा कि ये चीज, ये मैंने एज इट लिख दी, ठीक है, ये इससे लेस देन है तो ये मैंने इससे लेस देन लिख दी। अब यही चीज जो है वो इससे लेस है, तो इसका मतलब ये चीज इससे लेस हो जाएगी। ठीक है, यानी ये ग्रेटर है सबसे तो यहाँ लिख लेंगे, उससे लेस क्या है ये है, और इससे लेस क्या है ये है, तो फिर हम ये लिख लें। तो हम ये साबित कर सकते हैं कि, ये शो कर सकते हैं कि ये चीज जो है ये सबसे लेस है, और ये जो है मिडल में है कि इससे ग्रेटर है और इससे लेस है, लेकिन ये सबसे क्या है, ग्रेटर है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वर्क डन, इजी क्वेश्चन आगे। फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट विच कांस्टेंट फोर्स एफ और इज अप्लाइड फोर्स फ्रॉम P1 से P2। अब देखें, वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, वर्क हमने मालूम करना है इसके अंदर, और वर्क डन का फार्मूला है क्या है, एफ डॉट डी है। तो बच्चे फार्मूला एफ डॉट डी, हमारे पास एफ तो मौजूद है लेकिन P1 P2 से हमने डी फाइंड आउट करना है। और देखिए कांस्टेंट फोर्स अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है, एफ है, यहाँ भी कांस्टेंट फोर्स क्या है, एफ है, यानी हर साइड पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सिमिलर है। और ये पॉइंट P1 से क्या है, ये पॉइंट क्या है, P2 है। तो हम P1 P2 का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, हमें डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखें जी, 7 - 2 आई, और 5 - 3, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चले मैंने अभी ऐसे लिखा 5 माइनस और ये -3 जे, फिर 3 - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा के, और यहाँ 5y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 + 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने डी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। हम फार्मूला यूज करते हैं W = F डॉट डी। एफ की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्स है ये वाली एफ है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, डी को यहाँ पे रखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 56 यूनिट आ जाएगा। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पार्टिकल एक्टेड बाय द कांस्टेंट फोर्स F1 F2। अब दो कांस्टेंट फोर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, एक कांस्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है, ये F1 है, और दूसरी कांस्टेंट फोर्स क्या है, F2 है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन पॉइंट हमारे पास ए से क्या है जी, पॉइंट ए से बी है।
अब दो फोर्सेस बच्चे, ये दोनों फोर्सेस यानी कांस्टेंट हैं, यहाँ भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 फोर्सेस को ऐड करें, तो F1 और F2 को ऐड करने से 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फाइंड किससे करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेस डिस्टेंस डिस्टेंस है, तो D, तो कैसे होगा जी, 5 -2 और 4 -1, 5 -2 और इसी तरह 4 -1 और 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3K। तो ये हमारे पास बन गया। तो बच्चों हमारे पास D जो है, हमने डिस्टेंस निकाला, W बराबर F डॉट डी, F और D की वैल्यू लगाएं, आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार 12 और 8 3 जार 24, 4 1 जार -4, और यानी I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K वो क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। 32 यूनिट्स हैं, लेकिन जूल होता है वर्क डन का यूनिट, लेकिन बच्चे यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप इसको जूल में लिखें। तो फिजिक्स में तो और हिसाब है, लेकिन मैथ के अंदर इसको हम यूनिट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। कांस्टेंट फोर्स हमें एक ये दी हुई है, एक ये है, तीन कांस्टेंट फोर्स आ गई हैं। टोटल वर्क डन बाय द फोर्स कितना है, 102 यूनिट्स आपने निकालना ही निकालना है, ठीक है। यानी कांस्टेंट आपने यूनिट्स जो है वो निकाल, सॉरी वर्क डन आपने जो यूनिट्स में 102 यूनिट्स में निकालना है। अब जरा गौर कीजिएगा, फोर्स जो कांस्टेंट है F1 F2 एंड F3 है, तीन फोर्सेज हैं, हम तीन को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। F1 हमारे पास 10I माइनस जे प्लस 11K, यानी F1 फोर्सेस, F2 फोर्सेस, F3 फोर्सेस, ये F3 फोर्सेस, ठीक है। इनको जमा करें, 10 प्लस 4 14 माइनस 2 12, माइनस जे प्लस प्लस 5J, ये हो जाएगा 4J प्लस 1 5J, 11K और 9K माइनस 9K, ये इससे कैंसिल होने के बाद 9K माइनस 9K, तो 11K आ जाएगा, ठीक है। फोर्सेज निकल के डिस्टेंस ए बी देखें, ए से बी तक, तो 6 में से क्या माइनस होगा जी, 5, तो 6 माइनस 5 आई, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और -2 माइनस 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 7 -2 क्या हो जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 6 माइनस 5 आई। तो डी भी हमने निकालने, वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी। एफ और डी को बच्चों, एफ क्या है, ये वाला एफ है और ये वाला डी, मल्टीप्लाई कर दें तो 102 यूनिट्स बन जाएंगे। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस, कि 6 यूनिट्स एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड यूं भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, 6 है, लेट कर लिया कि ये यू है, वो 6 है। तो अगर बी है तो वो क्या है, 6 है। तो इसका मतलब जैसे पहले करते थे, तो उसके बाद हमारे पास पैरेलल किसके है, इसके। अब ये एक वेक्टर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा वेक्टर है, तो हम इसको लेट करेंगे। लेट वी एक वेक्टर है और ये हमने वेक्टर बना लिया। डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है ये ए से बी तक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और वर्क डन हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी बच्चों हमने वर्क डन मालूम करना है, एफ डॉट डी। अब डी तो हम निकाल लेंगे ए और बी से, तो डी हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले ही, ए बी। डी क्या है, ए बी, तो देखिएगा ए बी क्या होगा, 7 -2 और 3 -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 -3, तो ये हमने जो डिस्टेंस है बच्चों, वो हमने निकाल लिया है 5I प्लस 4J माइनस के, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले निकाल लें, लास्ट में निकाल लें। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट पे लेकर चलता हूँ कि हम इसकी बात करते हैं कि 6 यूनिट जो है वो पैरेलल इसके है। अब ये पता नहीं है, तो हम लेट करते हैं कि V एक वेक्टर्स है, तो जब ये 6 मैग्नीट्यूड 6 पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये हमारे पास जो है 6 V के, उसने कहा ना फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, तो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 और इस V वेक्टर्स के, V यूनिट वेक्टर के क्या है, पैरेलल। जब पैरेलल की बात करें तो V यूनिट वेक्टर आपने माइंड में रखना है, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, फोर्स जो है वो F मैग्नीट्यूड, एफ मैग्नीट्यूड और वी क्या है, यूनिट वेक्टर, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स मैग्नीट्यूड है, यानी ये फोर्स मैग्नीट्यूड ये हमारे पास क्या है, 6 है, तो ये इसकी जगह पे मैं 6 लिख सकता हूं, और वी यूनिट वेक्टर, वी वेक्टर और वी का मैग्नीट्यूड। आप डायरेक्ट याद रखें कि बच्चे जब 6 मैग्नीट्यूड पैरेलल हो, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और किसको, जो जिस वेक्टर के पैरेलल हो, वो वेक्टर कौन है, ये वाला, वो वेक्टर क्या है, लेट किया वी, तो उस वी वेक्टर के यानी यूनिट वेक्टर के हम पैरेलल करेंगे 6 के हिसाब से, यानी 6 अगर यूनिट है तो मैग्नीट्यूड तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला माइंड में रखना है, तो आप ये रख लें।
वरना डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो ओरिजिनल ये है कि फोर्स है तो फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, और जिसके पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर होता है वी मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर और वी का मैग्नीट्यूड 6। वी जो वेक्टर है लिख लिया, वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1 9 प्लस 10, और ये 26 के रूट्स आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम 6 को 26 को साइड पे लिख लें, 6 4 जा 24 आई, माइनस प्लस 18 माइनस 6 के आ जाएगा। एफ निकल गया, फोर्स निकल गई, डिस्टेंस हमने निकाल लिया। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी। अब एफ क्या है बच्चों, ये एफ ये हमारे पास, यानी इसका मतलब एफ क्या है, ये है 24i प्लस 18j माइनस क्या है 6k। ये हमने क्या लिख लिया, फोर्स जो है वो हमने यहां से मेंशन कर लिया है। और अब डी, एफ डॉट डी है तो बच्चे यहाँ पे हम डी भी लिख लेते हैं। डी जरा देखिएगा, ये हमारे पास डी है 5i प्लस 4j माइनस क्या है जी के, ये हमारे पास क्या है डी है। तो 1/26 जो है, अब 24i को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, 5 4 20 और 2 5 टू द 10 120 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 18 को बच्चों अगर हम देखें ना, ये 5 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या आता है 120 आता है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अब 18 को बच्चों अगर 4 से करते हैं, 8 4 जार 32 2 3 हासिल, 4 1 जार 4, और इसका मतलब क्या हो गया 72। अब -6 को -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब हमारे पास 1/26 जो है वो स्क्वायर रूट्स है। 120 में बच्चों 72 अगर प्लस करते हैं और +6 करते हैं तो इसका मतलब 120 हमारे पास प्लस बन जाएगा 78। इसको भी बच्चों ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो 120 प्लस 78 बच्चों हमारे पास बन जाएगा 198/26 के रूट्स। अब 26 के रूट्स ये सोल्व नहीं होता है, इसका जोड़े भी नहीं बनते, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 13 को 2 से करेंगे तो 26 बनता है, तो इसमें बाहर नहीं आ सकता, तो यही हमारे पास इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। वर्कडन वाले क्वेश्चन सेम है, किसी में फोर्सेस 3 आती है, किसी में 2 आती है, तो उसके हिसाब से आपने उनको प्लस कर देना है। डिस्टेंस निकालने का वही डिस्टेंस फार्मूला होगा। ओके बच्चों, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं एक्सरसाइज 14.3 के साथ। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।